गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 16 जून 2024 और हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे। करीब शाम को 5-6 बजे तक पहुंचेंगे माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। लगभग 10 बजे के आसपास जो हमारी एक सीट कंफर्म थी सामने वाली, एक ये वाली कंफर्म है और एक ये वाली, उसमें से ये वाली सीट हम लोगों ने 10 बजे के आसपास खाली कर दी थी, क्योंकि ये वाली सीट हम लोगों को लुधियाना तक ही मिली थी। रात तो खैर अच्छे से कट गई, क्योंकि कुरुक्षेत्र तक भी एक रिजर्वेशन मतलब एक सीट अपन को मिली थी, तो वो सुबह 6:30-7 बजे के आसपास हम लोग को खाली करनी पड़ी, मतलब मुझे खाली करनी पड़ी। मैं उस डब्बे में सो गया था, बाकी तीनों लोग इस जगह सो गए थे अलग अलग सीट पर। अभी पूरा दिन डला हुआ है, शाम तक पहुँचेंगे, पता नहीं कैसे सफ़र निकलने वाला है। अभी सिर्फ 2 कंफर्म सीट बची है हम लोगों के पास, तो फिनी और मम्मी उस वाली सीट पर है और पापा और मैं इस वाली सीट पर। टिकट तो खैर चारों हैं, क्योंकि स्टेशन से 2 टिकट हमने ले लिए थे, तो वेटिंग नहीं है, क्लियर ही नहीं हुई है। और 2 पुराने वाले रिजर्वेशन थे वो डायरेक्ट कटरा का बना रहे हैं। आवाज़ दोस्तों साथ नहीं आ रही, जो कि माइक लगा के ही बोल रहे हैं, कोई ट्रेन में भीड़ ऊपर ज़्यादा रहता है ना। अभी दोस्तों मैं बाहर निकला था पानी लेने के लिए लुधियाना स्टेशन पे। अरे बेटा माता जी बाबू जय जयकार भरे भंडार धर्मियों के दिले पार। गाड़ी नंबर 19804 श्री माता वैष्णो देवी। दोस्तों अभी रात के शायद 12 बज रहे होंगे और मैं खाना पैक करवाने आया था। नहा लिया है मैंने, रबड़ से रूम में पहुंचता हूँ। लेकिन मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:15 हो रहे हैं और आज है 17 जून 2024 और करीब दोस्तों रात को 1:30 बजे के आसपास हम लोगों ने अपनी यात्रा माता रानी के दर्शन करने के लिए प्रारंभ की थी और सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए थे। लेकिन हम लोग अर्धकुंवारी पे नहीं रुके, माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे निकल चुके हैं। तो भैया अभी 7:30 हो रहे हैं और कुछ देर पहले हम लोगों को माता का भवन नज़र आ गया था। एक चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर देखो सर के। तो भैया प्रसाद भी ले लिया 50-50 वाला 2 जगह, एक मेरा है इसमें, एक पापा का है। दोस्तों हम लोग वापस से आ गए माता के भवन के पास और गुलाब रेस्टोरेंट में है। यहाँ पर हमने राजमा चावल की 3 थाली मंगा ली है। बस खाना खा के फिर वापस चलना है नीचे। दोस्तों अब इस बारे ब्लॉग को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको दिखाया था ना ब्लॉग में, तो आपको कुछ खास मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि ब्लॉग में हुआ क्या है। तो ब्लॉग बनाते टाइम दोस्तों मेरा कुछ मूड ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने ब्लॉग्स को अच्छे से शूट नहीं किया। लेकिन मैंने सोचा एडिट करते टाइम आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारी जर्नी कैसी रही है। क्योंकि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया था और मैंने ये सोचा था कि हम लोग जो चढ़ाई शुरू करेंगे वो ताराकोट मार्ग से होते हुए जाएंगे, जो कि एक नया रास्ता है। खैर ये तो काफ़ी बात की बात है। उससे पहले तो ट्रेन में काफ़ी कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो वैसे तो हमारी 2 सीटें कंफर्म थी, तो हम लोग आराम से बैठते हुए चले आए। रात में भी आराम से सो लिए थे। इसके बाद जब रेलवे स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पर तो और बुरी हालत थी भैया। वैष्णो देवी के भवन में माता रानी के दर्शन करने के लिए काफ़ी कुछ भीड़ भाड़ अभी इस महीने में, मतलब ये जून के महीने में हम लोगों ने अपनी यात्रा की ना, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लौट आए थे, तो काफ़ी कुछ भीड़ भाड़ वहाँ पर भी थी। क्योंकि छुट्टियों का टाइम चल रहा था। अगली बार से कोशिश करूँगा कि छुट्टियों के टाइम पे ना जाऊँ कहीं भी, मतलब कि सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं भी ना जाऊँ। इस टाइम के बीच में मैं अपनी कोई भी प्लानिंग नहीं करूँ। इस टाइम आराम से घर पे ही रुकें या फिर आसपास की कोई जगह हो उनको विजिट कर लिया करूँगा। उसके बाद हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से ऑटो किया और जिस होटल में हम लोग पिछली बार रुके थे एसी रूम लिया था, इस बार भी हम लोगों ने उसी एसी रूम को लिया। अंदर ही पता नहीं मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जब मैं एडिट कर रहा था तो उस टाइम मुझे मिली नहीं। पुरानी वाली वीडियोस तो मेरे पास डली हुई थी, लेकिन मैंने सोचा किस लिए उसमें से क्लिप निकालनी है, रहने दो, ऐसे ही बता दूंगा। तो उसी वाले होटल को हमने इस बार भी प्रेफर किया, क्योंकि वो रोड पर था, मेन रोड पर,
और पिछली बार हमें 1000 रुपये में रूम मिल गया था, जबकि हमने 2 रूम लिए थे पिछली बार। रोशन के लिए अलग रूम था और मेरे लिए अलग रूम था, दोनों AC रूम थे। इस बार हम लोगों को रूम पड़ा था 1500 रुपये का, जिसमें हम लोग 4 लोग रुके थे। तो ये वाला भी रूम AC था और बढ़िया नीट एंड क्लीन रूम था। बाथरूम भी काफ़ी अच्छी खासी थी, काफ़ी बड़ी बाथरूम थी। उसके बगल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और भोजनालय वगैरह थे, जिसमें से माँ वैष्णो ढाबा शायद बीच में मैंने आपको दिखाया था जब मैं खाना लेने के लिए गया था। और उसका खाना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ज़्यादातर मैं जितने बार भी मैं वहाँ पर जाता हूँ, मैं ज़्यादातर उधरी पे खाना खाता हूँ। तो आप भी वहाँ पर खाना ट्राई कर सकते हैं। हाँ, रूम लेने से पहले हम लोगों ने RFID कार्ड ले लिया, क्योंकि हम लोगों को ये पता चला कि रात को 10 बजे के बाद काउंटर बंद हो जाएंगे, फिर आपको सुबह 7 बजे के बाद ही RFID कार्ड मिलेगा। और यात्रा पर्ची हम लोगों के पास थी नहीं, तो हम लोग लाइन में लग गए डायरेक्ट। ट्रेन ने हम लोगों को 8:30 या फिर 9 बजे के आसपास हम उतारा था और 9:30 बजे के आसपास हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए। तो वहीं पर RFID काउंटर था, तो हम लोगों ने सबसे पहले RFID कार्ड लेना प्रेफर किया, क्योंकि हम लोगों को पता था कि हम लोगों को अपनी यात्रा रात को 1:30 या 2 बजे के आसपास शुरू करनी है। वैसे तो ट्रेन 3.5-4 घंटा लेट हो गई थी। अगर जल्दी आ जाती तो आराम से थोड़ा बहुत और आराम कर लेते हम लोग और 12-1 बजे के आसपास अपनी यात्रा शुरू कर देते। पहले मैंने शायद आपको बताया था कुछ ब्लॉग पहले कि हम लोगों ने डॉर्मेट्री वगैरह बुकिंग कर ली थी, लेकिन फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि 2 लोग और बढ़ चुके थे हम लोगों के साथ में। मम्मी और किमी बढ़ गई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने अपनी डॉर्मेट्री वगैरह कैंसिल कर दी थी। नहीं तो वो अलग अलग मिल रही थी, अलग अलग डेट में। तो हम लोगों ने सोचा रहने दो, इससे तो बढ़िया रूम ही ले लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सब लोग एक साथ में आ जाएंगे। फिर RFID कार्ड लिया। उस टाइम भी उधर भी काफ़ी कुछ भीड़ भाड़ थी। उसके बाद रूम में गए हम लोग, सामान वगैरह रखा, फ्रेश वगैरह हुए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था ना। एक दिन पहले रात में चले थे, फिर पूरा दिन भर निकल गया ट्रेन में, शाम को कहीं जाकर पहुँचे। तो बढ़िया आराम से नहाया आया। फिर मुझे तो आलस आने लगा, तो मैं सो गया। उसके बाद जब सब लोग तैयार हो गए तब मुझे जगाया गया, और मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि मेरा बिल्कुल भी दर्शन करने के लिए जाने का मन नहीं था, यात्रा करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा रहने दो, सुबह करूँगा। फिर बाद में याद आया कि भैया RFID कार्ड, फिर उसका अलग पंगा रहेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार RFID कार्ड बनवा लिया तो 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो फिर हम लोग 1:30 बजे के आसपास रूम से निकले। और शायद हाँ, एक समस्या और थी कि हम लोगों को स्टिक कहाँ से मिलेगी। तो ऑटो वाले से हमने बोल दिया था कि भैया आगे रास्ते में कोई दुकान पड़े तो वहाँ से हमें स्टिक दिलवा देना, क्योंकि जो नया वाला ताराकोट मार्ग है वहाँ पर स्टिक के मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पे व्यवस्था थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भैया वहाँ पर व्यवस्था मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि एक लड़का ही लेके बैठता है स्टिक वगैरह, और रात में वो नहीं मिला तो अपन को स्टिक वगैरह भी नहीं मिल पाएगी। तो हम लोगों ने रास्ते में से स्टिक ले ली और उसके बाद वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, तो उसमें पता चला कि भैया कैमरा अलाउ नहीं है। तो कैमरा को वहीं पर जहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ होती है वहीं पर रखना पड़ा। और जैसी प्राइवेट शॉप थी तो वहाँ पर कैमरा रखवाने का 200 रुपये अलग से लिया गया। काफ़ी महंगा पड़ा मुझे कैमरा ले जाना, और इसी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा मोबाइल भी गड़बड़ है, बैटरी उसकी चलती नहीं है, सॉकेट भी उसकी ख़राब है, तो चार्ज भी नहीं होता जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा भी हिल जाए चलते हुए तो उसकी वायर निकल जाती, चार्जिंग केबल वगैरह निकल जाती है, तो चार्ज हो नहीं पाता। उसको एक जगह पर रख दो डाटा केबल लगा कर तो वो चार्ज होता रहेगा, वो भी एडजस्ट करनी पड़ती काफ़ी कुछ, क्योंकि सॉकेट ख़राब है उसकी। और इस बार मैं रिपेयर भी नहीं करा सकता, क्योंकि वो मोबाइल इतने बार खुल चुका है। दुकान वाले ने कह दिया था कि अभी ये खुलेगा तो फिर ये चिपकेगा नहीं, 5-6 बार खुल चुका है वो मोबाइल। तो इस बार मैं इसको रिपेयर भी नहीं कर, मैं सोच रहा हूँ आईफोन वगैरह ले लूँ, उससे मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी खासी बन जाया करें। तो इस वजह से मेरा मूड काफ़ी कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया था। वहाँ पर वीडियोस वगैरह मैंने वीडियोस वगैरह भी शूट नहीं कर पाई। किमी का मोबाइल था, उसके मोबाइल से थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बना ली थी, वही मैंने इस ब्लॉग में दिखाई हैं। वैसे तो कटरा से भवन तक पहुँचने में हम लोगों को करीब 6.5-7 घंटे के आसपास टाइम लगा, लेकिन वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी कुछ ज़्यादा थी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। पहले मैंने ये सोचा था कि सामान को, जो मेरे पास एक बैग था उसको अंदर उधर लॉकर वगैरह में कहीं रख देंगे अपन, और उसके बाद दर्शन करेंगे सब लोग साथ में। लेकिन भीड़ भाड़ को देखते हुए मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि लॉकर के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने सोचा ये लोग जब तक नहा रहे हैं तब तक मैं लाइन में लग जाता हूँ और मैं दर्शन करके वापस आ जाता हूँ। और दोस्तों, जो माता रानी के दर्शन की लाइन लगी हुई थी उसमें ही मुझे 5 से 6 घंटा के आसपास टाइम लग गया, क्योंकि वो भैरव बाबा के लिए चढ़ाई करते हैं। उस रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर के आगे तक लाइन लगी हुई थी। तो वहाँ से मैं लाइन में लगा, काफ़ी कुछ देर, तो 1-1.5 घंटा तो लाइन चली ही नहीं, बिल्कुल नेक चल रही थी। फिर बाद में चलना शुरू हुआ जब, तो भी लगभग 5-6 घंटे के आसपास मुझे टाइम लग गया। और दर्शन करते करते लगभग 12:30 या फिर 12 के आसपास टाइम हो गया होगा, या फिर थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो गया, मुझे याद नहीं है सही से। इसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पता चला कि एक लाइन और आगे से शुरू हो चुकी है 3 नंबर गेट से, जो कि कभी कभार शायद चलती है, मुझे उसका ज़्यादा अंदाजा नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने बार दर्शन किए, जैसे मैंने बताया मेरा 4थी बार था, तो हर बार मैं उसी लाइन में लगता था, लेकिन 5-10 मिनट में दर्शन हो जाते थे। इस बार भीड़ भाड़ ज़्यादा थी तो इस वजह से इतना टाइम लग गया। तो मुझे और दूसरे गेट की लाइनों का अंदाज़ा भी नहीं था कि कहीं और से भी लाइन चलती है। तो बाद में पता चला कि आगे से भी एक लाइन शुरू हो गई है अभी,
तो मम्मी और किमी तो वहाँ पर निकल गए, पापा इंतजार कर रहे थे बैग को लेकर। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो फिर उसके बाद पापा गए दर्शन करने के लिए, और वो लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर लौट कर आ गए। तो उन लोगों के दर्शन थोड़े जल्दी हो गए, मुझे ही ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद फिर हमें जाना था भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। उसके बाद भैरव बाबा के लिए हम लोगों के पास रोपवे के टिकट थे, क्योंकि मम्मी पापा जा रहे थे, तो इस वजह से मैंने रोपवे के टिकट कर लिए थे। और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोपवे का, अभी तक मैंने भी रोपवे की राइड वगैरह नहीं कर रखी थी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में रोपवे में काफ़ी कुछ अंतर है। ऑफलाइन में काफ़ी भीड़ लगती है, मतलब ऑफलाइन में आपको ये मान के चलिए तो 5-6 घंटे वेट करना पड़ सकता है, और ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो और लेकिन ऑनलाइन में आपको 5 मिनट भी नहीं लगते, आप लाइन को पास करते हुए डायरेक्ट आगे पहुंच जाते हैं। तो भैरव बाबा के दर्शन करके मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग वापस आ गए होंगे। यहाँ से रोपवे में 5 मिनट लगे होंगे, आते टाइम भी रोपवे में 5 मिनट लगे होंगे। और भैरव बाबा पे भी काफ़ी कुछ भीड़ भाड़ थी, तो वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आधा घंटा लग गया होगा। उसके बाद जो वहाँ पर व्यू पॉइंट वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई और थोड़ी देर वहाँ पर रुके रहे। तो 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग वापस आ गए। आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर नीचे के लिए प्रस्थान किया। और नीचे आने के बाद दोस्तों एक समस्या ये हुई, क्योंकि मुझे ताराकोट मार्ग पे वापस जाना था, और मैंने ये सोचा कि मम्मी पापा को पुराने वाले रास्ते भेज दूँ, ताकि वो चरण पादुका मंदिर घूमते हुए और बाणगंगा घूमते हुए चले जाएँ। तो ये लोग पहली बार गए थे, तो इन लोगों ने ये वाली सब जगहें देखी नहीं थी। मैं तो चौथी बार जा रहा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अर्धकुंवारी तक आने के बाद हम लोगों के 2 रास्ते हो गए। मैं ताराकोट मार्ग से जाता हुआ वापस आया, और इन लोगों को मैंने पुराने रास्ते से निकाल दिया, ताकि ये लोग सब घूमते हुए आएँ। और क्योंकि मैंने सिम भी नहीं ली थी, मुझे पता था ना बस यात्रा ही तो करनी है, बाकी होटल्स वगैरह में तो वाईफाई रहता ही है, वीडियो कॉल हो जाती है। तो आखिरी में कनेक्ट करने में, क्योंकि मैं 7 बजे तक आराम से नीचे पहुंच गया था, और इन लोगों को थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है उतरने के लिए भी। अकेले में तो मैं भी चला जाता हूँ, अकेले में मुझे मुश्किल से ऊपर से नीचे आने में माता के भवन से नहीं, भैरव बाबा के मंदिर से नीचे आने में खूब से खूब लगता है 2-2.5 घंटा के आसपास टाइम लगता होगा जल्दी उतरने में, क्योंकि सीढ़ियों वाला रास्ता है, आराम से सीढ़ियों से उतरते चले जाते हैं। लेकिन मम्मी पापा के साथ थोड़ी समस्या हो जाती है, तो इस वजह से उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। वो लोग शायद 8:30 बजे के आसपास, 8:30 नहीं 9 बजे के आसपास नीचे आए, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और मैंने 10 बजे तक वेट किया वहाँ पर, नहीं मिले। फिर मैं होटल पर पहुँच गया, तो पता चला होटल पर भी वो लोग पहुँच गए हैं। बस ये कुछ समस्या रही हम लोगों के साथ, इस वजह से मेरे ब्लॉग्स वगैरह काफ़ी कुछ शूट नहीं हो पाया इस बार। तो इस वाले ब्लॉग में मैंने दोस्तों 2 ब्लॉग्स को कंबाइन कर लिया, क्योंकि बीच के 1-2 दिन मेरे ब्लॉग्स नहीं आए थे, इस वजह से कोई मेरा मूड ख़राब था ना, इस वजह से एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था। सोच रहा था कहाँ से एडिट करूँगा, ब्लॉग्स भी अच्छे से नहीं बने, तो मैंने सोचा आपको बता ही दिया जाए कि क्या हुआ मेरे साथ। तो भैया इस वाले ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पर ख़त्म। अब देखते हैं कल भी शायद 2 ब्लॉग कंबाइन करके दिखाने पड़े, या फिर कैसा क्या बनता है वो मैं देखूंगा। तो फिर मिलूंगा आपसे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना।